वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम कक्षा 9 का विज्ञान की जो वर्कबुक है उसका हम कार्यपत्रक 56 और 57 दोनों को हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो कार्यपत्रक रहने वाला है वो हमारा 56 नंबर का रहने वाला है। साथ ही इसके अंदर हम जो हमारा अध्याय रहेगा बच्चों, ये हमारी बुक का अध्याय नंबर 12 है जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। और जो हमारा बिंदु रहेगा आज का, फसल पद्धतियां एवं पैटर्न। तो पहला सवाल है बच्चों, फसल उगाने हेतु किसानों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को क्रमानुसार लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले होता है हमारा मिट्टी तैयार करना, ये हमने कक्षा 8 में भी पढ़ा है। मिट्टी तैयार करना। दूसरा हो जाएगा बच्चों खाद डालना, खाद डालना। उसके बाद हो जाएगा हमारा बुआई करना। चौथे नंबर पे हो जाएगा हमारा सिंचाई यानी फसल को पानी देना। पांचवा हो जाएगा बच्चों खरपतवार। और उसके बाद हो जाएगा हमारा कीटनाशक का छिड़काव, कीटनाशक छिड़काव। उसके बाद अगला हो जाएगा बच्चों हमारा कटाई। और उसके बाद होगा हमारा भंडारण। तो बच्चों ये हमें 8 क्रियाकलाप थे जो किसान फसल को उगाने से काटने तक ये सारे क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना यानी फसल को उगाने से पहले वो मिट्टी को क्या करते हैं, पौली करते हैं। उसके बाद उसमें खाद डालते हैं। तीसरा हो जाएगा बुआई यानी बीज बो देते हैं। उसके बाद निश्चित अंतराल में फसल को पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई। खरपतवार यानी फसल के साथ जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उसको हम खरपतवार के नाम से जानते हैं। उसको हटाने के लिए हम कीटनाशक का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। उसके बाद फसल की कटाई करते हैं और उसके बाद हम उसको क्या कर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं। अगला है आपके परिवेश में पाए जाने वाले किन्हीं 4 कृषि औजारों के नाम बताइए। तो बच्चों सबसे पहले हो जाएगा हमारा हल हो गया। उसके बाद अगर दूसरे की बात करें तो कुदाल हो जाएगा जिसको हम कुदाली के नाम से भी जानते हैं। अगला हो जाएगा बच्चों हमारा फावड़ा है, ये भी क्या आता है, खेती के काम आता है। और अंतिम हो जाएगा बच्चों हमारा गेती। तो ये 4 जो औजार है कृषि के जो हमारे रोजाना काम में लिए जाते हैं। अगला है बुआई से पहले मिट्टी को तैयार करने के लिए आवश्यक प्रमुख औजार कौन कौन से हैं। तो बच्चों एक तो हल होता है और एक क्या हो जाएगा हमारा कल्टीवेटर। हल और कल्टीवेटर ये क्या हो जाएंगे, दोनों साधन हो जाएंगे। अगला है बुआई से इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों के नाम बताइए। तो हमें बताना है कि कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों एक तो बीज बोने की मशीन हो जाएगा, सबसे पहले बीज बोने की मशीन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे की तो सीड ड्रिल हो जाएगा। सीड ड्रिल यानी निश्चित अंतराल में जब हम फसल बोते हैं बीजों के बीच की जो दूरी बराबर रखती है वो कौन सी मशीन होती है बच्चों, सीड ड्रिल होती है। अगला है निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों कल्टीवेटर क्या होता है, एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग मिट्टी को ढीला करने अथवा खरपतवार को निकालने के लिए किया जाता है। ये ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ होता है। यानी कल्टीवेटर क्या होता है बच्चों, ये एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग मिट्टी को ढीला यानी पोला करने के लिए किया जाता है। साथ ही खरपतवारों को निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जो किसकी सहायता से काम करता है, ट्रैक्टर की सहायता से काम करता है। अगला है सीड ड्रिल, यह एक कृषि मशीन है जो बीज बोने के काम आती है। यह बीजों को मिट्टी में समान रूप से उचित गहराई पर बोता है। यानी बच्चों इसके अंदर ऐसे खांचे बने हुए होते हैं जो क्या करते हैं, एक निश्चित अंतराल में बीज को बोने का काम करते हैं। उसको हम सीड ड्रिल के नाम से जानते हैं। अगला है बच्चों अगर हम बात करें, जो अगला हमारा जो कार्यपत्रक होने वाला है वो 57 नंबर का होने वाला है जिसके अंदर हम खाद्य संसाधनों में सुधार हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही इसका जो हमारा टॉपिक रहेगा सिंचाई। तो बच्चों सबसे पहले है फसल उगाते समय यदि फसलों को समय पर पानी व पोषक तत्व नहीं दिए जाए तो पौधे की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों ऐसी स्थिति में पौधे की वृद्धि रुक जाएगी और पौधा क्या हो जाएगी, जो उसकी गति है वो क्या हो जाएगी, वृद्धि की गति धीमी पड़ जाएगी। या तो पौधा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, या उसकी जो वृद्धि जैसी होनी चाहिए इस प्रकार की वृद्धि कभी भी उसकी नहीं होगी। दूसरा सवाल है आपके गांव शहर में सिंचाई के कौन कौन से स्रोत उपलब्ध है, किन्हीं 4 के बारे में लिखिए। यानी आपके गांव और शहर में सिंचाई के लिए कौन कौन से स्रोत उपलब्ध है उनके बारे में हमें लिखना है, किन्हीं भी 4 के बारे में बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
तो हमारा नहर हो जाएगा। दूसरा बात करें बच्चों तो हमारा तालाब है, वो भी एक सिंचाई का साधन है। तीसरा हमारा कुएं हो जाएंगे और अंतिम हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, नदियां हो जाएगी। तो ये 4 क्या है हमारे सिंचाई के प्रमुख स्रोत है जिनकी सहायता से हम खेती में पानी या सिंचाई हम करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से सिंचाई के पारंपरिक तरीके व आधुनिक तरीकों की छटनी कीजिए। पारंपरिक यानी जो पुराने समय में काम में लिए जाते थे, आधुनिक यानी जो आजकल के नए नए तरीके हैं वो कौन कौन से हैं सिंचाई के काम में आते हैं। तो हमें यहाँ पर देखो कौन कौन सा दे रखा है, मोट जिसको हम ढेकली के नाम से जानते हैं, चेन पंप, ढेकली, रहट, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। इनमें हमें पारंपरिक तरीके कौन से हैं और आधुनिक कौन कौन से हैं, हमें इसको छांट करके लिखना है। तो अगर हम पारंपरिक की बात करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चों, मोट हमारा पारंपरिक तरीका है। अगर हम बात करें तो ढेकली भी क्या हो जाएगा, हमारा पारंपरिक स्रोत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम रहट की बात करें तो ये भी इसी के अंदर आएगा और हमारा जो चेन पंप है वो भी इसी का ही पार्ट है। तो बच्चों पारंपरिक की बात करें तो मोट हो गया, ढेकली हो गया, रहट हो गया और चेन पंप। मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट हो गया। ये जो दोनों हैं ये किस में आएंगे बच्चों, आधुनिक तरीके हैं सिंचाई के। पहला हो जाएगा छिड़काव तंत्र। दूसरे की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ड्रिप तंत्र। ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे आधुनिक सिंचाई के साधन हो जाएंगे। और ये 4 तो हमारे पारंपरिक जो हमेशा के लिए काम में लिए जाते हैं। साथ ही जो आधुनिक तरीके हैं वो कौन कौन से हो गए, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र हो जाएगा। अगला बोला सिंचाई के आधुनिक तरीकों के नाम बताइए, जो बच्चों अभी हमने लिखा है। पहला हो जाएगा छिड़काव तंत्र और अगर हम बात करें तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा बच्चों, ड्रिप तंत्र। ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे जो आधुनिक सिंचाई के तरीके हैं वो है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी बच्चों जो मिट्टी है उसको पोला करना या उसको खोदना क्या कहलाता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों हमने जो पहला पढ़ा था जुताई, क्या हो जाएगा बच्चों, जुताई, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, मिट्टी को पोली किया जाता है। यानी उसकी जो नीचे वाली मिट्टी होती है उसको ऊपर लाया जाता है, ऊपर वाली को नीचे ले जाया जाता है। वो किसकी सहायता से होता है बच्चों, वो हमारा जुताई की सहायता से होता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है बच्चों, इसको हम सिंचाई के नाम से जानते हैं। यानी निश्चित अंतराल में खेत को पानी देना या फसल को पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है। तो बच्चों जब फसल पक गई है तो उसे काटना क्या कहलाता है, हमारा कटाई कहलाता है। अगला है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों खरपतवार यानी जो अवांछनीय पौधे होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं। और इसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों हम उसको निराई के नाम से जानते हैं। यानी खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। अगला कार्यपत्रक है बच्चों हमारा जिसके अंदर 58 वाला है। इसके अंदर ही हमारा खाद्य संसाधनों में सुधार यानी जो चैप्टर नंबर 12 है वो भी इसी के ऊपर है। साथ ही खाद एवं उर्वरक, यानी इसके अंदर हम खाद और उर्वरक क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे। चलो पहला सवाल है आज का, जिस प्रकार हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार पौधों को भी वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है। यानी जिस प्रकार से इंसानों को जीवित रहने के लिए या उनके विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार पेड़ पौधों को भी वृद्धि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो बच्चों उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मानव को किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की, इसी प्रकार जो पौधे होते हैं उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपके खेत में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो गई है, इस क्षति को पूरा करने के लिए आप खेतों में क्या डालोगे। यानी आपका जो खेत है उसके अंदर जो मिट्टी है उसके जो पोषक तत्व है जो पौधे की वृद्धि के लिए सहायक है, अगर उनमें कमी हो गई है तो आपको इस क्षति से बचने के लिए आप क्या उपाय करोगे। तो इस क्षति को पूरा करने के लिए खेत में खाद और किसका प्रयोग करोगे बच्चों, उर्वरक, दोनों का प्रयोग किया जाता है। जिससे क्या हो, जो मिट्टी है उसकी जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसको हम वापस बना सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, जिसके अंदर हमें बोला है प्राकृतिक खाद को तैयार करने की विधि अपने शब्दों में लिखिए। यानी जो प्राकृतिक खाद होता है वह किस प्रकार से बनाया जाता है, यानी जो घरों के अंदर बनाया जाता है। तो प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद या
कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा, अब जैविक कचरा कौन कौन सा हो गया, गोबर हो गया, पत्तियां हो गई, सब्जियों के छिलके हो गए, ये किसके अंदर आते हैं बच्चों, हमारा जैविक खाद को एक गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है, फिर इसे समय समय पर पलटा जाता है और नम रखा जाता है। कुछ समय बाद यह कचरा सड़कर खाद में बदल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राकृतिक खाद। यानी ये किससे बनता है, गोबर के द्वारा बनाया जाता है। और इस क्या होता है इसके अंदर, जैविक कचरा, यानी जो वापस मिट्टी में आसानी से मिल जाता है, जैसे गोबर हो गया, पत्तियां हो गई, सब्जियों के छिलके हो गए, इसके द्वारा ही हम जैविक कचरे की सहायता से हम प्राकृतिक खाद बनाते हैं। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों के द्वारा कीजिए। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है बच्चों, कारखानों में होता है। कहाँ होता है बच्चों, कारखानों में होता है। अगला है खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में क्या मिलते हैं बच्चों, पोषक तत्व। क्या मिलेंगे इसको, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अगला है उर्वरक में पादप पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, तो बच्चों इसके अंदर अगर हम बात करें तो 3 तरह के होते हैं, नाइट्रोजन हो जाएगा, उसके साथ ही फॉस्फोरस हो जाएगा, और अगर हम बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। यानी 3 प्रकार के होते हैं, N2 यानी नाइट्रोजन हो गया, P का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, फॉस्फोरस हो जाएगा, और अगर हम बात करें अंतिम की तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा पोटेशियम। K का मतलब क्या होता है बच्चों, पोटेशियम होता है। तो ये 3 तत्व क्या होते हैं, उर्वरक क्षमता में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगला सवाल है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार से भिन्न है। यानी हमें बताना है खाद और उर्वरक में क्या क्या अंतर है। तो उर्वरक कारखानों में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि खाद प्राकृतिक रूप से जैविक कचरे के सड़ने से बनता है। यानी जो उर्वरक होते हैं उनका उत्पादन कहाँ किया जाता है, कारखानों में किया जाता है, जबकि जो प्राकृतिक खाद होता है उसका उत्पादन सड़े गले जैविक पदार्थों के द्वारा किया जाता है। उर्वरक में विशिष्ट पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पोषक तत्व कम मात्रा में लेकिन अधिक विविधता में होते हैं। यानी उर्वरक के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है, जबकि खाद के अंदर कम पाई जाती है। आज का अंतिम सवाल है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी क्यों मानी जाती है। यानी जो जैविक खाद जो किससे बनती है बच्चों, सड़े गले पदार्थों के द्वारा बनती है, वो उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी क्यों मानी जाती है। तो जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, जल धारण क्षमता में सुधार करती है, पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होती है, जबकि उर्वरक के लिए अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। यानी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करोगे तो आपकी जो मिट्टी की पोषण क्षमता या उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आप जैविक खाद का प्रयोग करते हो तो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। यानी वो पानी को सोख लेती है और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है। इसलिए जैविक खाद को उर्वरक की अपेक्षा में ज़्यादा अच्छा माना गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।